नमस्कार शिक्षार्थियों, NIS के स्टूडियो में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रतिभा शर्मा आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वह है उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण। भूगोल शिक्षण को समझने से पहले हम ये देखें कि इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। हमारी वार्ता के मुख्य बिंदु हैं भूगोल का महत्व एवं पाठ्यक्रम में उसका क्या स्थान है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत होते हैं, किन शिक्षण विधियों का और प्रविधियों का शिक्षक प्रयोग करता है या कर सकता है, भूगोल शिक्षण की विशिष्ट शिक्षण विधियां कौन सी होती हैं, भूगोल शिक्षक के क्या गुण और योग्यता होती है, भूगोल शिक्षण के लिए प्रयोग की जा सकने वाली शिक्षण सामग्री कौन सी होती है, एक भूगोल कक्ष कैसा होना चाहिए, उसकी प्रयोगशाला कैसी होनी चाहिए, संग्रहालय कैसा होना चाहिए, उसका पुस्तकालय कैसा होना चाहिए और पाठ योजना निर्माण में किन चीज़ों का समावेश करना चाहिए। साथ ही संक्षेप में हम यह भी जानेंगे कि भूगोल शिक्षण में मूल्यांकन किस प्रकार होता है। दोस्तों, भूगोल शिक्षण भूगोल विषय से संबंधित है। भूगोल मानविकी और विज्ञान के बीच सेतु का काम करता है। भौगोलिक ज्ञान के बिना वर्तमान संसार की समस्याओं को समझना बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए भूगोल बहुत महत्वपूर्ण है। यह विषय ऐसा है जो मनुष्य के प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन उसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में करता है, उसको समझने में सहायता करता है, संसार की विभिन्न संस्कृतियों को समझने में सहायता करता है। इस विषय से प्राप्त ज्ञान का अध्ययन बिना भौगोलिक ज्ञान के इतिहास का अध्ययन भी निर्जीव और अरुचिकर हो जाएगा, इसलिए भूगोल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी बहुत सारी मानवीय समस्याओं की जड़ें पृथ्वी के धरातल से जुड़ी हुई हैं। भूगोल विषय की उपयोगिता के कारण ही इसे प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था एक बार कि भूगोल मानवता का आधार है। मानवता की शिक्षा के बढ़ते हुए प्रभाव को पूर्ण करने में भूगोल सबसे बड़ा सहायक है। एक विद्वान हुए हैं प्रोफेसर एटवुड, उन्होंने भी कहा था कि भूगोल के अतिरिक्त प्राथमिक स्कूल के पाठ्यक्रम में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो स्वाभाविक रूप से आज की विश्व समस्याओं पर प्रकाश डाल सके। दोस्तों, अब हमको ये समझना होगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण का उद्देश्य क्या है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं पूर्व प्राथमिक स्तर पर प्राप्त भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित और संगठित करना, अर्थात जो पहले की कक्षाओं में भूगोल से संबंधित ज्ञान बालक ने प्राप्त किया है उसको पुनः व्यवस्थित और पुनः संगठित किया जाए और उसमें विस्तार किया जाए। इसके साथ ही इसका उद्देश्य है भौगोलिक नियंत्रण, कार्य और कारण संबंध के ज्ञान का विस्तार करना, कोई घटना घटित हुई, क्यों हुई, उसका क्या कारण था, इसके बारे में जानना, विशेष रूप से भूगोल के संदर्भ में, धरातल के संदर्भ में, क्यों नदियों में बाढ़ आती है, क्यों पहाड़ टूटते हैं, इनके क्या कारण हैं। इस प्रकार से जो भौगोलिक घटनाएं हैं उनमें कार्य और कारण संबंध को देखना और उनके बारे में छात्रों को बताना। भूगोल शिक्षण के माध्यम से अध्यापक का उद्देश्य बालकों की विभिन्न मानसिक शक्तियों, जिज्ञासा, कल्पना, स्मरण, तर्क शक्ति इत्यादि का विकास करना भी होता है। साथ ही विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में पाई जाने वाली विशिष्टताओं को समझाना और उनके द्वारा मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के प्रति बालकों के मन में सहानुभूति का विकास करना भी भूगोल शिक्षण का उद्देश्य होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल विषय के पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत होने चाहिए। जब एक भूगोल विषय का उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्मित किया जाए तो किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहली बात, शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत। जो शिक्षण उद्देश्य बनाए गए हैं, चाहे वो सामान्य हों या विशिष्ट हों, उनकी पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। ऐसी पाठ्यवस्तु और पाठ्यक्रियाएँ उसमें रखी जानी चाहिए। जीविका अर्जन का सिद्धांत। भूगोल विषय बालकों को इस प्रकार ज्ञान से समृद्ध कर दे,
कौशलों से समृद्ध कर दे कि वह इस विषय के ज्ञान के साथ अपनी जीविका का अर्जन भी कर सकें। इसके अतिरिक्त तीसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है अर्जित ज्ञान के हस्तांतरण का सिद्धांत। बालक अगली पीढ़ी को वो ज्ञान दे सकें, इस प्रकार से पाठ्य वस्तु रखी जानी चाहिए। सामाजिक विकास का सिद्धांत, जो विषय वस्तु बालक पढ़ रहे हैं वह बालकों को सामाजिक कौशलों से भी युक्त कर सके। साथ ही अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, भूगोल विषय में जो पाठ्य सामग्री रखी जाए वो इस प्रकार संयोजित की जाए कि बालक अवकाश के समय उसका उपयोग करें और लाभान्वित हों। पाठ्य वस्तु रखते समय, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बालकों की वैयक्तिक विशेषताएं किस प्रकार की हैं। पृथक पृथक योग्यता वाले, रुचि वाले बालकों के लिए वैयक्तिक भिन्नता के अवसर मिलने ही चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालकों की वैयक्तिक भिन्नता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बालक विभिन्न योग्यताओं के, रुचियों के, अभिवृत्तियों के होते हैं, तो पाठ्य वस्तु का संयोजन करते समय या पाठ्य क्रियाओं का संयोजन करते समय इस तथ्य को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए। संबद्धता का सिद्धांत, एक विषय का दूसरे विषय से किस प्रकार से संबंध हो या एक पाठ्यवस्तु की एक इकाई का दूसरी इकाई से किस प्रकार से संबंध हो, यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए, तो वो कोरिलेटेड होनी चाहिए। क्रियात्मकता का सिद्धांत, जो भी पढ़ाया जाए उसमें क्रियाएं अवश्य होनी चाहिए, उनका संयोजन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि करके बालक ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। व्यापकता का सिद्धांत और बोधगम्यता का सिद्धांत, अगर पाठ्यवस्तु बोधगम्य नहीं है तो पाठ्यक्रम अपना प्रभाव पूर्ण करने में या अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होगा। लचीलेपन का सिद्धांत, पाठ्यक्रम में इतना लचीलापन होना चाहिए कि परिस्थिति के अनुसार अध्यापक उसमें परिवर्तन कर सके। और जो अंतिम सिद्धांत है वो है भावात्मक एकता का सिद्धांत, छात्रों की भावनाओं को, भावावृत्तियों को पाठ्यक्रम के माध्यम से विकसित किया जा सके, यह उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल विषय की प्रमुख शिक्षण विधियां क्या होती हैं। शिक्षार्थियों, अनेक विधियों का प्रयोग भूगोल शिक्षण में किया जा सकता है। भूगोल विषय अपने आप में वर्णनात्मक है, तो यहाँ वर्णन विधि का प्रयोग किया जा सकता है, निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जा सकता है, भ्रमण विधि का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ तुलना विधि, प्रोजेक्ट विधि, कहानी कथन विधि, निरीक्षित अध्यापन विधि और निर्देशित अध्ययन विधि का भी प्रयोग किया जा सकता है। निरीक्षित अध्यापन विधि का तात्पर्य यानी सुपरवाइज्ड टीचिंग मेथड का तात्पर्य यह है कि छात्र अध्यापक के निरीक्षण में यह कार्य करते हैं। अध्यापक निरीक्षण करता है, छात्रों को कार्य देता है और उनको जहाँ पे बाधा आती है उस कार्य को पूरा करने में उनकी मदद करता है। निर्देशित अध्ययन विधि में शिक्षक की भूमिका केवल एक निर्देशक की होती है, बाकी सारे कार्य छात्र स्वयं करते हैं। कहानी कथन भूगोल शिक्षण की एक बहुत रोचक विधि है। सुदूर प्रदेशों की बहुत सारी तथ्यों का वर्णन कहानी के माध्यम से किया जा सकता है और ये छात्रों के लिए बहुत बोधगम्य भी होता है। इसके अतिरिक्त विचार विमर्श विधि, आगमन और निगमन विधि, समस्या समाधान विधि, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड यानी सहगामी अध्ययन विधि और प्रयोगशाला विधि का भी प्रयोग भूगोल शिक्षण के लिए किया जा सकता है। सहगामी अध्ययन विधि में छात्र टीम बनाकर, अलग अलग प्रकार की टीम बनाकर अलग अलग उद्देश्यों के साथ एक साथ मिलकर अध्ययन करते हैं। प्रयोगशाला विधि में छात्र भूगोल की प्रयोगशाला में बैठकर वहाँ पर कार्य करते हैं, सीखते हैं, निरीक्षण करते हैं और प्रयोग भी कर सकते हैं। कुछ विशिष्ट शिक्षण विधियां हैं जो भूगोल विषय के शिक्षण को विशिष्ट बनाती हैं, जैसे
एक विधि है संकेंद्रीय विधि यानी कंसेंट्रिक मेथड। संकेंद्रीय विधि में पाठ्यवस्तु को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि विद्यार्थी पहले अपने घर के बारे में, फिर अपने शहर के बारे में, जिला के बारे में, तहसील के बारे में, राज्य के बारे में, देश के बारे में और फिर विश्व के बारे में जानना सीखते हैं। इस प्रकार से भौगोलिक तथ्यों को संकेंद्रित किया जाता है। प्रादेशिक विधि भूगोल विषय की एक विशिष्ट शिक्षण विधि है। भूगोल की अध्ययन सामग्री को 18 प्रादेशिक क्षेत्रों में बांटा गया है। यह प्रादेशिक या प्रदेश जलवायु या वनस्पति या अन्य आधारों पर बटे हुए हैं। उस प्रादेशिक विशेषता के आधार पर छात्रों को इसमें अध्ययन कराया जाता है। भूगोल शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है प्रदर्शन सह व्याख्यान विधि यानी डिमॉन्स्ट्रेशन कम लेक्चर मेथड। इसमें अध्यापक व्याख्यान के साथ साथ प्रदर्शन यानी डिमॉन्स्ट्रेट भी करता जाता है। इससे पाठ रोचक भी होता है और बोधगम्य भी होता है। कुछ टीचिंग टेक्निक्स हैं जिनका प्रयोग एक भूगोल शिक्षक को अपनी कक्षा में करना चाहिए, जैसे प्रश्नोत्तर प्रविधि, आलोचना प्रविधि, प्रदत्त कार्यविधि और प्रदर्शन विधि। प्रश्नोत्तर के माध्यम से वो अपने पाठ में छात्रों की सक्रियता को बना सकता है। आलोचना विधि में अध्यापक किसी विषय पर, किसी विषय वस्तु पर छात्रों के विचारों को प्रकट करने के लिए कहता है, उसके गुण और दोष को बताने के लिए कहता है और इस प्रकार निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। असाइनमेंट कक्षा का भी हो सकता है, घर के लिए भी हो सकता है और इस प्रकार इसमें असाइनमेंट देकर बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाता है। प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग अध्यापक अन्य विधियों के साथ कर सकता है। भूगोल शिक्षक में कुछ विशिष्ट गुण होने चाहिए। वो उसकी योग्यता का पैमाना है। एक अच्छा भूगोल विषय का शिक्षक वही है जिसे भूगोल विषय का और उसकी पाठ्य वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो और आधुनिक ज्ञान से वह परिपूर्ण हो। उसको केवल विषय वस्तु का ही ज्ञान ना हो बल्कि आधुनिक भूगोल शिक्षण विधियों का भी ज्ञान हो। उसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो। पाठ्यक्रम के सभी विषयों के साथ क्या संबंध है और किस प्रकार से उन संबंधों को विकसित किया जाता है, इसका भी ज्ञान हो। उसके अंदर तीव्र निरीक्षण शक्ति होनी चाहिए क्योंकि वह एक भूगोलवेत्ता होता है। उसे भ्रमण निरीक्षण करके बहुत सारी भौगोलिक स्थितियों के बारे में, तथ्यों के बारे में अपने छात्रों को बताना होता है। उसमें नेतृत्व का गुण होना चाहिए। साथ ही अपने छात्रों को पथ प्रदर्शित कर सके ऐसी भी क्षमता होनी चाहिए। यही नहीं, अध्यापक में, भूगोल के अध्यापक में मॉडल, मानचित्र और भौगोलिक चित्र बनाने में दक्षता होनी चाहिए। उसकी भौगोलिक वस्तुओं के संग्रह में रुचि होनी चाहिए। साथ ही देशाटन के प्रति उसमें प्रेम होना चाहिए और रुचि होनी चाहिए। तभी वह अपने विद्यार्थियों को देशाटन के लिए प्रेरित कर सकता है और उनमें रुचि जागृत कर सकता है। भूगोल विषय के शिक्षण के लिए शिक्षक को अनेक प्रकार की सहायक सामग्री का प्रयोग करना होता है। विशेष रूप से उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक अनेक प्रकार की परंपरागत यानी ट्रेडिशनल और नवाचारिक सामग्री यानी इनोवेटिव मटेरियल्स का यूज़ कर सकता है। बहुत सारी द्रव्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर सकता है। परंपरागत सामग्री के अंतर्गत मानचित्र, ग्लोब, चित्र, श्यामपट्ट, रेखाचित्र, पाठ्यपुस्तक के साथ साथ बहुत सारी विधियां या बहुत सारे अन्य दृष्टांत को भी प्रयोग कर सकता है।
परंपरागत सामग्री को प्रयोग करने से अध्यापक को यह लाभ होता है या ये इसका गुण होता है कि ये सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन इसमें एक कमी भी है कि ये परंपरागत सामग्री प्रायः अरुचिकर होती है। छात्र रुचि नहीं ले पाते और छात्रों के अवधान को बहुत देर तक रोक पाने में यह असमर्थ होती है। इनोवेटिव मटेरियल यानी नवाचारिक सामग्री के अंतर्गत वह समस्त प्रकार की सामग्री शामिल होती है जिसका निर्माण किसी आधुनिक तकनीकी एवं कौशल के आधार पर होता है। इसमें समस्त प्रकार की प्रक्षेपण सामग्रियाँ, वैज्ञानिक तरीके से संग्रहित या प्राप्त नमूने, पिक्चर्स, टेलीविज़न, सिनेमा, शैक्षिक रेडियो, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, व्हाइट बोर्ड इत्यादि बहुत सारी सामग्री निहित होती है। नवाचारिक सामग्री का इस्तेमाल करने का यह लाभ होता है कि अधिगम की दृष्टि से यह अधिक प्रभावपूर्ण होती है, लेकिन इसके अंदर यह कमी है या इसके साथ यह कमी है कि यह खर्चीली होती है और प्रायः विद्यालयों में उपलब्ध भी नहीं होती, और यदि उपलब्ध होती है तो अधिकांश अध्यापकों में इनके प्रयोग का उचित कौशल नहीं होता। भूगोल विषय ऐसा विषय है जो प्रयोगशाला के बिना नहीं पढ़ाया जा सकता। यह एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। प्रमुख शिक्षा शास्त्री एस.सी. बर्नार्ड ने कहा था कि भूगोल अध्यापन के लिए एक पृथक कक्ष का होना उतना ही वांछित है जितना कि भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के लिए विशिष्ट प्रयोगशाला का, जैसे किसी हस्तशिल्पी के लिए एक विशिष्ट कार्यशाला का। भूगोल अध्यापन के लिए भूगोल कक्ष अनिवार्य है क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। उन साधनों को उसमें रखना अनिवार्य होता है। ये प्रायोगिक कार्य के लिए अनिवार्य है। मानचित्र के अंकन के लिए आवश्यक सामग्री को हम बार बार इधर उधर नहीं कर सकते, इसलिए ये अनिवार्य है। और प्रयोगशाला छात्रों के मन में भूगोल विषय के प्रति रुचि और प्रेरणा जागृत करने के लिए भी आवश्यक है। ये प्रयोगशाला कम से कम 40 बाई 30 फीट के आकार की हो सकती है, जिसमें कम से कम 30 विद्यार्थी बैठे रह सकें। इसमें स्टोर, डार्क रूम, मॉडल्स, प्रोजेक्टर, बैरोमीटर, रोलर बोर्ड इत्यादि रखे जा सकते हैं, अर्थात समस्त आवश्यक सामग्री इसमें होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भूगोल विषय में संग्रहालय भी होना चाहिए। विद्यालयों में संग्रहालय, कोशिश की जाए कि संग्रहालय हो जहाँ पर प्राचीन और दुर्लभ सामग्रियों को रखा जा सके सुरक्षित ढंग से और उन्हें बच्चों को दिखाया भी जा सके। ये बालकों के मन में सकारात्मक अभिवृत्ति और रुचि जागृत करने के लिए आवश्यक है। भूगोल विषय के लिए पुस्तकालय भी आवश्यक है, जहां भूगोल संबंधी समस्त पाठ्य पुस्तकें हों, पत्र पत्रिकाएं हों, अभ्यास पुस्तिकाएं हों, जिनका प्रयोग बालक अपने कक्षा और गृह कार्य को पूरा करने के लिए कर सकें, साथ ही समय का सदुपयोग करने के लिए भी कर सकें। मूल्यांकन के संदर्भ में यदि हम बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक द्वारा सतत मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है ताकि वह विद्यार्थियों के अधिगम की गति और स्तर से परिचित होता रहे। मूल्यांकन के लिए अध्यापक पाठ के आकार के अनुसार दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक आधार पर परीक्षा ले, चाहे वो वस्तुनिष्ठ हो या व्यक्तिनिष्ठ हो। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ, आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। इसी के साथ दोस्तों मैं प्रतिभा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। आशा है कि यह चर्चा आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं
सीमा से, विद्यालय जो मुक्त हो। धन साधन समय की सीमा से, विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, स्वयं बने, हम घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं: जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो। प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज न लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन।
प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता